नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है ब्यौरा विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है नारायण सिंह पवार जी से। नारायण सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एक बार फिर से मौका मिला है भाजपा की ओर से। जी, आपके चैनल ने उससे चर्चा करने का समय निकला, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। नारायण सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति को क्यों चुना। मतलब सीधे शब्दों में मैं आपसे पूछूं तो राजनीतिक सफ़र की चर्चा अगर की जाए तो वो क्या होगी? लेकिन राजनीतिक कैरियर तो काम करते बन जाता है। मेरा विद्यार्थी जीवन से ही, विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव था। मैं अपने महाविद्यालयीन जीवन में विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री रहा जिले का, और एक व्यापक नेटवर्क मेरा विद्यार्थियों में रहा है, और एक क्षेत्र में जिले का ABP का नेता रहा हूँ। महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, नरसिंहगढ़ महाविद्यालय से। छात्र जीवन से सक्रियता मेरी रही है। छात्रों के काम करते संघ में प्रवेश किया, संघ के स्वयंस्वरूप में काम किया, और आगे चल करके राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। मुझे लगता है कि मैं 78 में पहला चुनाव मैंने फेस किया जनपद अध्यक्ष का, डायरेक्ट 78 में। 84 में फिर फेस किया जनपद अध्यक्ष का चुनाव। 90 में मैंने 1990 में विधानसभा चुनाव लड़ा भारतीय भाजपा की टिकट के ऊपर। फिर 2018, 2020, 2023 ऐसा क्रम चलता गया। संगठनात्मक रूप से 1980 में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बना, फिर सेकंड टर्म फिर बना 2 टर्म, फिर 2 बार मंडल अध्यक्ष बना मैं, जब पूरी विधानसभा का एक मंडल था। फिर 2 बार जिले का अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का मैं, 90 से 95। ये मेरा सफ़र चल रहा है अनवरत। वर्तमान चुनाव की अगर बात की जाए जी, तो पार्टी ने तो आप पर भरोसा जताया है। क्या लगता है जनता का मत भी प्राप्त होगा इस बार? बिल्कुल होगा। पार्टी भाजपा का टिकट बहुत सहज नहीं होता है। जनमानस का रुझान, जनता की मांग, सर्वे जो आधार बनता है इसका, इसी में से प्रश्न आता है जनता किसको पसंद करती है क्षेत्र में। पार्टियों ने टिकट वितरण किया इस बार, 100% सर्वे उसका आधार है। जातीय समीकरण की बात की जाए अगर ब्यौरा विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं ये डांगी बहुल्य क्षेत्र है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने पुरुषोत्तम डांगी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। क्या लगता है आपके लिए चुनौती साबित हो सकता है डांगी समाज का? कोई चुनौती नहीं है। डांगी समाज का सबसे मजबूत कैंडिडेट रामचंद्र डांगी हैं यहाँ, जो पूर्व में 2003 में बद्रीलाल यादव से हारे हमारे भाजपा से, फिर 2013 में मुझसे हारे हैं, जो सर्वाधिक मजबूत कैंडिडेट डांगी समाज के। पुरुषोत्तम जब जीते थे पिछले बार, अन्य कुछ समीकरण थे और अन्य राजनीतिक दलों का भी उसको सहयोग मिला था, इनके कारण वो चुनाव जीते थे। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस लोग रहते हैं। राजनीति में काम करते हुए इसका सहज रूप से आभास होना चाहिए। 2.5 लाख के करीब वोट क्षेत्र में है, 2,42,000। समाज विशेष का जो मतदाता होता है वो मान लीजिए 25-30 हज़ार, तब भी 2.25 लाख मतदाता और भी लोग हैं जो निर्णायक होते हैं। कोई ये मुगालता पाले कि मैं किसी जाति विशेष का हूँ, ये निर्णय इस पर नहीं होता है। परिस्थितिजन्य निर्णय होते हैं, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कोई न कोई व्यक्ति किसी की समाज में पैदा होगा, ये प्राकृतिक है। तो मैं तो इसको आधार नहीं मानता। आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कहाँ बेहतर दिखती है आपको कांग्रेस से? मतलब जनता आपके पार्टी के साथ क्यों जाए? हर मुकाबले में बेहतर है। कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद किया है, मध्य प्रदेश को। सारी योजनाएं समाप्त हो गई थी, ढांचागत सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इस प्रदेश में न सड़कें बची थी, न बिजली बची थी, न सिंचाई का एरिया बढ़ा, न बिजली का उत्पादन बढ़ा, न जन सुविधाएँ बढ़ी। कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है, अपनों को उपलब्ध करने का काम करती है, केवल कुर्सी बचाने का काम करती है। बल्कि पहली प्राथमिकता में प्रदेश का विकास नहीं रहा कभी, ना प्रदेश में औद्योगिकरण हुआ। प्रदेश बीमा और राज्य श्रेणी में गिना जाने लगा, और लंबे समय तक इस प्रदेश की जनता ने बहुत तकलीफें उठाई है। प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और अपने कार्यों कारण, विकास कार्यों कारण इस प्रदेश को बीमा विभाग से निकाल करके आज विकास विकसित प्रांतों के
टॉप 10 में प्रदेश हमारा चल रहा है। कई मानों में हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई मानों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए भाजपा सरकार ने, और निरंतर हम जनता की सेवा में लगे। कांग्रेस भाजपा के मुकाबले कहीं नहीं है। ठीक है, मत कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक मध्य प्रदेश में है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन जनता के सवालों को देखते हुए, जनता की समस्याओं को देखते हुए, उसके निराकरण को देखते हुए, लोक कल्याण कार्य को देखते हुए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र रहता है फर्जी है, बोगस है, कपोल कल्पना से भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है एक एक गिन के पूरा करती है, जनता उसे भरोसा करती है। अगर बात की जाए आपकी, तो जनता ने आपको भी मौका दिया है, तो अगर आपके कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में ही की जाए जी, तो जी। वो क्या होगी? देखिए, हम लोग मुड़ के देखते नहीं हैं। जनता ने हमें आदेश दिया, 2013 में जनता ने मुझे निर्वाचित कर विधानसभा भेजा। इसका उत्तर तो मेरे क्षेत्र की जनता से ही लेना पड़ेगा आपको। मैं अपने मुंह से कोई बखान करूं शायद अतिशयोक्ति होगी। ब्यावरा विधानसभा में पिछले 50 वर्षों में जितने भी निर्वाचन हुए हैं, निर्वाचित लोग आए हैं, जो वास्तव में मूल समस्याएं विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की थी उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, यदि मुझे का अवसर मिलेगा तो उसका निराकरण करूँगा मैं, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जन सहयोग से मैंने भरपूर प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा सरकार ने मुझे कदम कदम पर सहयोग किया। उसके कारण ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने में सफल हुए। अनेक मुद्दे थे, उनको हमने ठीक किया है। विकास का एजेंडा कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे पास एक विजन है और विजन को पूरा करने का हमने प्रयास किया है, और वो क्षेत्र परिलक्षित होता है। वो मैं नहीं बोलता, मेरे क्षेत्र की जनता बोलती है। भाजपा की ओर से आपको मौका मिला है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पुरुषोत्तम दांगी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बात की जाए जनता की ओर से, तो जनता ने तो दोनों को ही मौका दिया है। अगर हाँ। आपके कार्यकाल की तुलना अगर पुरुषोत्तम दांगी के कार्यकाल से की जाए तो कहाँ बेहतर दिखते हैं आप? इसका आकलन जनता करेगी। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं क्षेत्र में। यहाँ अनेक कार्यों की आवश्यकता है। शैक्षणिक जगत में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आवश्यकता है, उसकी ओर हमारा फोकस होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की बात करती है, विकास की बात करती है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं करती, केवल और केवल हिंदुत्व को मुद्दे को उठाकर, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर और जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। आप कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस की बुद्धि पे पाला पड़ा हुआ है, अच्छा, और प्रदेश जनता देख रही है। हमारा ये कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि के मामले में कृषि विकास दर है, वो सबको पता है, डबल डिजिट में हमारी विकास दर है। कृषि कर्मण अवार्ड 7-7 बार प्रदेश को मिल चुका है कृषि उत्पादन में। ये प्रदेश बिजली विहीन प्रदेश था, किसान त्राही त्राही कर रहा था। कांग्रेस के समय में 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन था। मांग व आपूर्ति में बड़ा अंतर था, बहुत भारी। उसके कारण बिजली प्राय समाप्त हो गई थी। लोग चिमनियों लालटेनों में लौट आए थे। इसके कारण कांग्रेस पार्टी को जनता ने सजा दी है। जब से भाजपा सरकार बनी है 2003 से लगातार बिजली का उत्पादन हुआ है। आज लगभग हम 14-15 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सफल हुए हैं, और हम नहीं कह सकते हम जनता पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए बिजली के मामले में, लेकिन जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम सक्षम हैं और वो कर रहे हैं बराबर। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तर की योजनाएं हों या फिर वो केंद्रीय योजनाएं हों, वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर विफल है, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। फिर मैं दोहराऊंगा, इस प्रदेश में बिजली के अलावा सिंचाई का रकबा केवल 7 लाख हेक्टेयर था, और वो कांग्रेस के टाइम नहीं, 1000 साल से राजे महाराजे नवाब अंग्रेज कांग्रेस सब ने कुछ ना कुछ किया होगा अपने ज़माने में। वो सब मिला के 7 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा था। आज भाजपा सरकार में 45-46 लाख हेक्टेयर रकबा हुआ है। प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ा है, और वो हम आज पंजाब को भी पीछे छोड़ दो गेहूँ के उत्पादन में। कोई कर्म किया होगा तभी तो हुआ ना, सरकार ने कुछ किया होगा। सड़कों का जाल बिछाया, सारे राष्ट्रीय राजमार्ग, सारे डिस्ट्रिक्ट पहुँच मार्ग, सारे राज्य स्तरीय राजमार्ग, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है सड़कों का जाल ना बिछाओ।
लाखों किलोमीटर सड़कें सरकार ने नई बनाई है और गांव-गांव तक सड़कों को बनाया और उसको मेंटेनेंस भी किया है। इसलिए आम आवागमन सुलभ हुआ है, कृषि सुलभ हुई है, लोगों का व्यापार सुलभ हुआ है और सड़कों के किनारे किनारे कई छोटे छोटे उद्योग धंधे पनप गए हैं, लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। चुनाव किसी भी राज्य का हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। क्या हम मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? नरेंद्र मोदी बेशक हमारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और स्वाभाविक रूप से उस चेहरे को आप नकार नहीं सकते हो। उनकी छत्रछाया में पार्टी चल रही है तो उनका नाम तो आएगा ही आएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल हो रहा है? वो तो है ही हमारे नेता, क्यों नहीं होगा उनके नाम का इस्तेमाल? आपके नेता प्रधानमंत्री की कार्यशैली की तारीफ करते हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री को जुमलेबाज का नाम दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? पूरी दुनिया को मूर्ख बनाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भारत के नेता नहीं है, ग्लोबल लीडर है। वो पूरा संसार उनकी जय जयकार कर रहा है और उनका विजन, चाहे विदेश नीति हो, चाहे व्यापार नीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो है उनके कार्यों को लेकर के दुनिया के अनेक देशों को अपनी कार्यशैली से बांधा। उन्होंने अनेक संकटों को सुलझाया अपनी सूझबूझ से। और भारत के बारे में हम नहीं कहते कि वो केवल राजनीति में केवल सरकारी कामकाज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो सरकार नहीं चल रहे हैं, वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण का माने नवयुग में प्रवेश कर रहे हैं, वो नवाचार कर रहे हैं। उसमें हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, सामाजिक समरसता हो, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना हो, आत्मनिर्भर भारत हो, सर्वस्पर्शी भारत हो, कि दुनिया में हर क्षेत्र अपनी छाप छोड़े और धीरे धीरे हम स्वर्णिम भारत की ओर बढ़े, इसका प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके सरकार में हर एक समाज को मौका दिया जाता है। हाल फिलहाल में ही राष्ट्रपति के पद से नवाजा गया है, आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये बस केवल चुनावी स्टंट मात्र है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या राष्ट्रपति महोदया भारत के नागरिक नहीं है? क्या इस राष्ट्र में किसी को जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से वंचित किया जा सकता है? आप सब जानते हैं कि जो उस राष्ट्र का नागरिक है, जो पागल दिवालिया नहीं है, वो राष्ट्रपति पद पर आ सकता है। मुर्मू जी अपवाद नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं तो है उनकी क्षमता से, योग्यता से। आप तो कह रहे हैं कि आपके सरकार में आदिवासी समाज को भी बढ़ावा दिया जाता है। देना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं भी आपके क्षेत्र के कुछ गांव तक पहुंचा हूं। अगर मैं नाम गिनवाऊं आपको तो वो गांव हैं खिंजड़ खो, जामनकापुरा, हाटिया खो। ये भी आदिवासी समाज के लोग ही यहाँ निवास करते हैं, जिनका कहना है कि योजनाएं की बात तो छोड़ ही दिया जाए, मतलब जितने भी योजनाएं हैं उनको तो छोड़ो ही आप। उन्हें अभी राजस्व गांव का दर्जा भी नहीं प्राप्त हुआ। और अगर साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो वो है 0.02%। क्या लगता है आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये शिक्षा का स्तर ये है आपके क्षेत्र में? कुछ गाँव हैं। देखिए, आप इस प्रकार की चीज़ें मुझे बता रहे हैं, क्या सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा उनको? क्या उनको राशन नहीं मिल रहा है? क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है? क्या उनके क्षेत्र में विद्यालय नहीं है? या शासन की योजनाओं से वो जानबूझ के वंचित किए गए हैं? ये बात सही है। वो सैकड़ों वर्षों से जंगल के क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ उनके आसपास फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं और शिक्षा से वो दूर रहें, वंचित रहें, इसमें दो मत नहीं है। उनके जो गांव है वो मजरे टोले के रूप में अभी लिखे हुए हैं। आगर ग्राम पंचायत मूल गांव है आगर, उसके मजरे हैं वो। और मैंने अपने कार्यकाल में 1000% प्रयास किया कि वो गांव बन जाए राजस्व ग्राम। अनेक बार विधानसभा लगाई मैंने, व्यापक छानबीन हुई उसमें। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश सरकार का जो कानून वर्तमान में है, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने में तो 3 प्रकार की शर्तें हैं। वह गांव मूल ग्राम से 2 किलोमीटर दूरी पर हों, 200 नागरिकों की आबादी हो उस मजरे में, और 200 एकड़ राजस्व की कृषि भूमि हो, तो उस गांव को राजस्व ग्राम की पात्रता आती है। दुर्भाग्य से 2 पात्रताएं वो गांव पूरे करते हैं। वहाँ आबादी 200 की है और मूल ग्राम से 2 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन 200 एकड़ ज़मीन
का जो टारगेट है फॉरेस्ट रेवेन्यू होने के कारण वो फिलअप नहीं हो पाया, इसलिए बार बार वो चीज़ वापस हुई है। इसके लिए मध्य सरकार को कानूनी संशोधन करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं व्यापक पहल करके और वो अमेंडमेंट कराऊंगा ताकि ऐसे और भी लोगों को उसका लाभ मिल सके। लोगों का कहना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो इस बार वो एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करने का भी काम देखिए, करेंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनकी अपनी पीड़ा है, इसमें कोई दोमत नहीं है। क्योंकि मूल सुविधाएं वो जो ग्राम पंचायत के नाम से आती है वो कहीं नहीं कट जाती है किन्हीं कारणों से। उनकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। अभी बीच में उनसे चर्चा हमारी व्यापक हुई है, उनके धरने भी उनने किए, हमने समाप्त कराए हैं। ऐसे ही हमें काम करने का उसके लिए अवसर मिलेगा, उनके मुख्य मुद्दों को हम उठाएंगे, शासन से उस बातों को स्वीकृत कराएंगे ताकि मुख्य धारा में वो अपना जीवन यापन कर सके। बेसिक समस्या उनके भी यही है कि वो मुख्य मार्ग से दूर है और शासन की सुविधाओं से वो कभी कभी परेशानी आती है उनको। राजस्व ग्राम होगा तो अनेक चीज़ें स्वतः वहाँ उपलब्ध होगी, तो हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम मान के चले कि अगर आप जीत कर आते हैं तो आप उनके मुद्दों का ख्याल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैंने दूसरे भी मुद्दे से उठाए थे राजस्व ग्राम बनाने के, उसमें मुझे आधे में सफलता मिली, आधे में नहीं मिली। जितने गांव राजस्व बन सके उतने मैंने बनाने का प्रयास किया, बने हैं। राजस्व रिकॉर्ड अभी भी छट रहा है, उसका नक्शों में संशोधन हो रहा है। 3 गांव के अलावा और 2-3 गांव थे मैंने उठाए थे। मैं प्रयास करूंगा संशोधन करा के सरकार से और मुख्य धारा उनको लाया जा सके। कुछ और गांव तक भी हम पहुंचे हैं। अगर मैं नाम बताऊं तो खजूर खाड़ी, जहां पहुंचने मात्र के लिए भी हमें संघर्ष का सामना करना जी, पड़ा, जी। पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। ऐसा क्यों? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी लोग मतलब सड़क जैसे आम सुविधा से भी वंचित हैं। खजूर खाड़ी भी वन ग्राम है और वन ग्राम में निर्माण कार्य प्रतिबंध होते हैं। वहाँ मट्टी का ढेला भी नहीं उठा सकते आप, कंकर का भी। जिस स्थान तक आप पहुँचे खजूर खाड़ी और जो मार्ग बना है वही मैंने ही बनवाया है। अथक प्रयास के बाद भी हम उसको डामर नहीं करा पाए क्योंकि उसमें वो पात्रता नहीं रखता है। मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क पे वो नहीं जोड़ा। राज्य RES से मैंने ग्रामीण यांत्रिक सेवा से रोड बनवाया है, वन ग्राम होने के कारण वो पात्रता नहीं थी। मैंने बहुत प्रयास करके जितनी ज़मीन का हमने अधिग्रहण किया सड़क बनाने के लिए, उतनी ज़मीन हमें किसी और स्थान पर फॉरेस्ट रोड ट्रांसफ़र करवानी पड़ी पहले शासन से, और उसके बदले हमें भूमि मिली और बाहर से निर्माण की सामग्री काटिंग करके ढो करके लाया गया वहाँ, तब ये पहुँच बार हम बना पाए। अभी भी काम शेष है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। लोगों का कहना है कि आसपास कोई प्रसिद्ध मंदिर भी है जहाँ बहुत बड़े स्तर पर मेले का आयोजन भी जी, होता जी। है। पनियारा नाम का एक स्थान उसके आगे, वहाँ तक उसको जोड़ना चाहिए। चूँकि कोई भी सड़क से किसी बस्ती के नाम से होती हो और बस्ती उसका आधार होता है उस गाँव का अप्रोच अथवा वहाँ के स्कूल तक, तो एक अलग से करीब 400-500 मीटर का टुकड़ा है, उसको भी हम आगे चले। चूँकि फॉरेस्ट ही वहाँ थोड़ी बाधा है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका मिलता नहीं है। भारत सरकार में प्रकरण जाते हैं वो इतने व्यापक पैमाने पर उससे मशक्कत हो नहीं पाती है। लेकिन आपदा रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए। हम हमें अगला कार्यकाल मिलता है काम करने का, जरूर उसको फोकस हम करेंगे। नारायण जी, अच्छे दिन कब आएंगे? आपके पार्टी का ही नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं विपक्ष के लोग कहते हैं कि अच्छे दिन तो नहीं है लेकिन महंगे दिन ज़रूर आ गए। इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष के तो बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है। वो अपनी हैसियत दे के वो कहाँ से कहाँ आ गए। उनके आलोचना करने का अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सब जानते हैं कि विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति लोग नज़र आती है। वो अच्छे दिन के लिए आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। इतने क्षेत्रों में प्रगति भारत कर रहा है कि शायद अंबार लगा है। तो पिछले 50 सालों में हमने नहीं कहता कि पिछले वर्षों में काम नहीं हुआ है। जिस रफ्तार से आज विकास की दर है और बड़ी मात्रा में विदेशी पैसा भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है इससे पहले कभी नहीं आया। सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूर्व की सरकारें कटोरा लगी घूमती थी विदेशों में, तो ये आज ग्लोबलिंग हो गया पूरी दुनिया का। हर चीज़ एक दूसरे से बंधी हुई है। ऐसे में हमारी सरकार ने नारा दिया है स्किल इंडिया और
मेक इन इंडिया, उस पर सरकार, मोदी सरकार चल रही है। और लेकिन अनेक कहीं ना कहीं आपकी अनेक पार्टी- क्षेत्रों में भाजपा ने उन सब चीज़ों को क्लियरेंस दिया है। और आंकड़ों का पैमाने आप उठा के देख लीजिए तुलनात्मक, इन 10 वर्षों को और पिछले 20-30 वर्षों को आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी महंगाई को एक मुद्दा बनाया करती थी। आपके पार्टी से ही आती हैं स्मृति ईरानी, जो कि सिलेंडर उठाकर सड़क पे आ जाया करती थी। तो महंगाई को तो आपने भी मुद्दा बनाया है। देखिए, महंगाई तो सदैव रहने वाली है, मांग और पूर्ति का मैंने बताया ना। अब हम बात करें डीजल पेट्रोल की, बात करें, महंगा हो गया, लेकिन हमारे पास उत्पाद नहीं है इसका। अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव आते हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर रेट वहाँ तय होते हैं। कच्चा तेल का जो उत्पन्न होता है ओपेक देशों का, वो उनकी क्या शर्तें हैं, कितने प्रतिबंध उनके ऊपर रहते हैं, कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं वो। और जैसे आज करेंगे हम, रसिया और उसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, बहुत सारी दुनिया के प्रतिबंध उनके ऊपर है। हम जिन राष्ट्रों से हम खरीदते थे वो नहीं खरीद पा रहे, हम रसिया से खरीद रहे हैं आज। कभी सऊदी अरब हमारा आपूर्ति करता है, कभी और कोई कंट्री करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर उतार चढ़ाव आता है इन चीज़ों का। अन्य सारी चीज़ों की महंगाई तुलना हम करेंगे, आज लोग रेट देता जरूर है, लेकिन उन्हीं वस्तुओं को उस समय का सरकारों का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दरें आज है उससे कई मामलों बहुत सारी वस्तुओं की दरें उस समय भी ज़्यादा थी जी। लेकिन लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी सरकार बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ी है तो उसकी आमद भी बढ़ी साथ साथ, इसलिए बैलेंस वही होता है, आमदनी के साथ खर्च को जोड़ा जाता है। रोजगार के वादे भी किए गए थे सरकार की ओर से। आज बेरोजगारी भी एक समस्या है देश की। बेरोजगारी को लोग, उसका पैमाना केवल सरकारी नौकरी लोगों ने माना है, तो सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी दूर करने का तरीका है। इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं देश के अंदर, इतना नौजवान हमारा उसमें लगा है, कुछ आईटी सेक्टर में होगा, इंडस्ट्री में होगा, स्किल इंडिया में होगा, मेक इन इंडिया में होगा, सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा युवा लगा है। इस कारण लोगों को नज़र नहीं आता। वो सरकार ने कहा है कि हम नौकरी के लिए हाथ पसारने वाले नौयुवक पैदा नहीं करेंगे, नौकरी देने वाले हाथ हम पैदा करना चाहते हैं देश में। एक व्यक्ति अपना उद्यम करे, 10 लोगों को रोजगार दे, उसके लिए सरकार ने कौशल विकास उन्नयन योजना शुरू की है। नौजवान उसमें कुशलता प्राप्त कर रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं वो, और उसके आधार पर वो सरकार उद्योगों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से उनको सुविधाएं दे रही है और लोग खड़े हो रहे हैं अपने पैरों पर। इस बार के चुनाव में केंद्रीय मुद्दे भी प्रभाव रखेंगे क्या? आपकी पार्टी केंद्रीय योजनाओं की भी तारीफ करती है, तो क्या लगता है केंद्रीय योजना देखिए, हमारा रखने वाली है? ये नेशन है, ये संघीय ढांचा है, इसमें राज्य और केंद्र सबका समावेश है और पूरे देश की घटनाक्रम का आम जनता फर्क पड़ता है। देश के किसी कोने में घटनाक्रम होगा तो पूरे देश में उसका प्रभाव आता है। तो केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग है, लेकिन मुद्दे सब समान होते हैं। इसलिए कोई विषय दिल्ली का होगा या भोपाल का, जनता के प्रभाव आता है उस चीज़ का, जनता को लाभ भी मिलते हैं, जनता की हानियाँ भी उसको कारण देखते हैं लोग। लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा की केंद्र की सरकार हो अथवा मध्य प्रदेश की, दोनों सरकारों से जनता संतुष्ट है और दोनों को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जनता साथ ही साथ मीडिया भी असमंजस में है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर देंगे तो। वो मीडिया क्यों दुखी है इस बात से? ये पार्टी का अपना मामला है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, हमारा सामूहिक निर्णय होता है। जब जो तय होना है उसके लिए जो लोग अधिकृत है वो तय करते हैं। इसलिए ये मीडिया का विषय नहीं है, पार्टी में छोड़ें इस विषय को, जो पार्टी को करना हो करेगी। आपके पार्टी के ऊपर जोड़ तोड़ की राजनीति का भी आरोप लगता रहता है, इसे कैसे देखते हैं? राजनीति का नाम ही जोड़ तोड़ है। कोई घटनाक्रम होता, लोग कहते हैं राजनीति मत करो फालतू की। अगर जोड़ तोड़ की राजनीति कैसे होगी? लोगों को जोड़ना है समाज में, पार्टी का काम समाज, और तोड़ किसी प्रकार का करना है तो बाकी पार्टियों के साथ हम अपना एडजस्टमेंट भी करते हैं, उनको जोड़ते भी हैं, उनसे उनका समावेश भी करते हैं। आवश्यकता लगने पर कई साथी छूट भी जाते हैं हमारे, तो वो सब चीज़ें चलती, राजनीति उठापटक का ये सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं। चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। जी जी। वहीं अगर मैं आपकी बात करूं तो आप किन वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं? आपके वादे क्या हैं जनता से? हमारा कोई वादा नहीं है, जनता पे भरोसा करती है हमारी बात पे, हम पे व्यक्तिगत विश्वास है, हम जो करेंगे ठीक करेंगे।
इसलिए वादा करना और वादा खिलाफी ये मुद्दे नहीं होते हैं। हमारे कार्य करने की क्षमता लोगों को पता है, जो करेंगे लोग हित में करेंगे हम। हमारे जनादेश हमारे पक्ष में आता है, हम जनता के मुद्दों को जनता में बैठकर तय करेंगे। यहाँ का पूरी विधानसभा का जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज है उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो प्राथमिकताएं उभरेगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है, वहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, इंडिया नामक गठबंधन बनाया गया है। आपकी पार्टी कितना तैयार हैं आप लोग? पूरे तैयार हैं, 24x7 सक्रिय रहती है। ये चुनावी पार्टी नहीं है, हम लोग 12 महीने काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, लोक कल्याण के काम करते हैं। जब चुनाव आता है चुनाव हो जाते हैं, चुनाव खत्म होता है फिर काम में लग जाते हैं। इसलिए हमारे लिए चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। जनता के सामने जो प्रश्न है, सरकार को कसौटी पे कसना, नरेंद्र मोदी को कसौटी पे बार बार कसे गए हैं, बार बार वो खड़े उतरे हैं। मतलब हम मान के चलिए कि इस बार आपकी पार्टी राज्य के साथ साथ केंद्र में भी सरकार बना रही है। 100%, नो डाउट। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र के जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? अपील यही है कि राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा चली है, आइए भाजपा के झंडे के नीचे। समग्र विकास के लिए भाजपा अपना सहयोग चाहती है। भाजपा व्यक्तिवादी नहीं, राष्ट्रवादी है। भारत माता का सपना, भारत माता का मस्तक ऊंचा करना, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना, ये भाजपा का सपना है। उस मार्ग पर हम चल पड़े हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, जो निर्देश है उनके, अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय, डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्रवाद, देश खंड खंड ना हो, अखंड भारत हो, तो दिशा हम काम कर रहे हैं। हमारा यही आग्रह जनता से कि एक तरफ कांग्रेस है तुष्टिकरण राजनीति करती है, खंडित भारत की बात करती है, भारत के टुकड़े होंगे ऐसे लोगों के साथ उस पार्टी अपना संबंध रखती है। इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ जनता खड़ी है और फिर से हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रूप देखना चाहते हैं। जनता से यही आग्रह है। तो ये थे हमारे साथ नारायण सिंह पंवार जी, पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं ब्योरा विधानसभा से। साथ ही साथ एक बार फिर से इन्हें मौका प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर, अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर अलग अलग नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे और आपके सवालों को, आपके मुद्दों को आपके प्रतिनिधि तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह जी। धन्यवाद आदरणीय, आपके चैनल को और आपको प्रणाम करता हूँ।